नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैं आप लोगों को पिछले वाले टॉपिक में अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई थी, तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। कुछ टॉप MCQ मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ, जिससे हम लोग जो पिछले बार चीज़ों को थ्योरेटिकली अमेंडमेंट से रिलेटेड पढ़े थे उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग कृपया चैनल से नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो अब हम चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान संशोधन से जुड़ा प्रावधान किस भाग में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो जो पार्ट 20 है आर्टिकल 368 का, वो इससे संबंधित है, जिसमें पूरी अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है कि सिंपल उससे अमेंडमेंट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में है, अमेंडमेंट के तरीके जो दिए गए हैं, अमेंडमेंट किन किन चीज़ों का जो है किस तरीके से सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, ये सब चीज़ें स्पेशल मेजोरिटी से। तो इस सारी बातों को जो दिया गया है वो पार्ट 20 इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ। तो संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ उसके बारे में समझने तो 1900 जो 51 में सबसे पहली बार 42 जो है संविधान का संशोधन किया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो आंसर बी जो है वो राइट आंसर होगा। तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसको क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हैं अमेंडमेंट हुए, इसीलिए जिसमें प्रेम्बल में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, फंडामेंटल ड्यूटी में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, DPSP में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो मैंने आपको कल बहुत ही बेहतरीन उस पर समझाया था कि ये किस डॉक्ट्राइन से आया है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार ये कहा कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान बदल सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था, जैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, ये सब चीज़ें थी जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो भी पसंद आया होगा। तो हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि 24वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या हुआ था। तो अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में भी पता चला होगा। यहाँ पे कुछ एरर है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं ले रहे हैं, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा संशोधन है जिसको फंडामेंटल ड्यूटी में लाया गया। तो ये क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो 1976 में आया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई पार्ट 4A के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं, कौन सा संशोधन है जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, जहाँ लीगल राइट के बारे में बात की गई। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा संशोधन है जिसमें प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो जो सेकुलर शब्द है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला गया। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो सेकुलर शब्द के बारे में बात करता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसमें जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 नए शब्दों का जो है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब 92वां संशोधन जो 1985 में, वो किससे संबंधित है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है जब पार्टियां एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जो नेता होते हैं बदल चले जाते हैं। ये काफ़ी फेमस है,
जो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स से बेस्ड है कि जो मेंबर होते हैं वो किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेते हैं आप, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे या अपने इंटरेस्ट के लिए। इस प्रकार से जो पार्टी की एक मजबूत वो है उसको कमज़ोर करने के लिए, या दूसरे पार्टी में उनको ज़्यादा सुविधाएं या ज़्यादा प्रिविलेज मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है डेमोक्रेसी पे। तो अब कौन सा संशोधन है पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है? तो जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित संशोधन है वो 73वां और 74वां जो है वो पंचायती राज, और 74 जो है वो लोकल बॉडी के बारे में बताता है, जिसमें अब गांव-गांव में सरकार और शहर-शहर में जैसे म्यूनसिपाल्टी का चुनाव होता है या पार्षदी के चुनाव होते हैं। तो ये सब क्या है, इनसे जो है ग्रास रूट डेवलपमेंट होता है, और जो पावर का है वो विकेंद्रीकरण होता है, मतलब पावर को सब हाथों में दिया जाता है। वैसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ रखेगी। जो पावर का भी विभाजन है वो सबको मिलेगा, जैसे मुखिया है, इसके बाद पार्षद है, और ग्राम पंचायत के 2 अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। इन सब लोगों के पास पावर होता है, जिससे वो गांव का विकास, गांव का डेवलपमेंट, पूरा ग्रास रूट डेवलपमेंट कर सके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा संशोधन है जिसमें 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिला। तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें 1989 में जो एज है उसको घटा के वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संशोधन है ओबीसी रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है? तो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में 102वां अमेंडमेंट 2018 में आया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जोड़ा गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया गया आर्टिकल 338B के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा संशोधन है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण की बात की गई? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप लोगों को पता है 101वां संविधान संशोधन है, जिसमें 10% के बारे में बात की गई। अब कौन सा संशोधन है जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है उस पर बात करता है? तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2016 में इसको लाया गया, जिसमें जो जीएसटी से प्रोविजन बनाए गए आर्टिकल 246A को जोड़ा गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं, जो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड सीट ख़त्म कर दी गई, वो अभी 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में हुआ, जिसमें जो पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके पास वो रहता था, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ST/SC का जो रिजर्वेशन है वो भी इसमें बढ़ा दिया गया कि अब ST/SC को रिजर्वेशन जो है 2030 तक जो है उनको बढ़ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में दिया गया है। संविधान संशोधन को कितने प्रकार से अमेंडमेंट किया जाता है? तो बेसिकली 3 तरीके हैं जिससे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। पहला सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा स्टेट रेटिफिकेशन से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे संविधान भी एक शादी जैसा है, जिसमें कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं और कुछ घर वालों की मर्जी से। तो बस ऐसी ही कहानी है अमेंडमेंट की कि कहीं सिंपल है, कहीं कुछ और लोगों से भी मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। तो संविधान संशोधन के 3 तरीके कौन कौन से हैं? सिंपल, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल फॉर स्टेट रेटिफिकेशन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगे। कुछ संशोधन होते हैं जिनमें साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, जैसे सिटीजनशिप शेड्यूल के मामले हैं। कुछ विशेष बहुमत होते हैं, कुछ विशेष और आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। इसमें से कुछ काम जो है हम अकेले हो जाते हैं, कुछ में ससुराल की भी रजामंदी चाहिए। तो बस ऐसी ही कहानी है। कौन से संशोधन के लिए राज्य की मंजूरी की ज़रूरत होती है? तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसे फेडरल स्ट्रक्चर को बदलना होता है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर बड़ा है और कई सारे लोगों की सहमति की जरूरी, क्योंकि राज्य और संघ के संबंध करने के लिए
सिंपल तरीके से नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को वो करने में, वहाँ को समझाने में, स्टेट गवर्नमेंट के सामंजस्य बैठाने में हम इसमें रेटिफिकेशन की अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती। तो आर्टिकल जो 368(2) है वो कहता है कि अगर अमेंडमेंट राज्य या संघ के पावर बैलेंस को छूता है तो आधे राज्य की मंजूरी होना अनिवार्य है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा संशोधन है जो गोलकनाथ के केस से संबंधित है? तो 24वां अमेंडमेंट 1967 में हुआ, जिसमें पार्लियामेंट ने कहा कि फंडामेंटल राइट है वो जो नहीं बदल सकते हैं। फिर 24 अमेंडमेंट आया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को वो कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। केशव नंदा भारती केस में किस अमेंडमेंट को चुनौती दी गई? तो अब इसी के बारे में हम समझते हैं। केशव नंदा भारती में 24 और 25 और 29 जो अमेंडमेंट है उनको चुनौती दी गई। इसमें ये बताया गया कि जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट बदल सकती है, पर उसके पास बेसिक स्ट्रक्चर का तोड़ का कोई जवाब नहीं है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब चीज़ें ऐसे, और फेडरलिज्म के बारे में जो बात चीज़ है वो सब चीज़ें हैं जिनके बारे में दिया गया है। तो इस वजह से हम उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, जहाँ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, 25वां संशोधन 1971 में था, तो वो किस विषय से जुड़ा है? तो 25वां संशोधन जो है वो प्रॉपर्टी राइट की लिमिटेशन से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया कि जो 25वां अमेंडमेंट है वो ये बताता है कि 25 अमेंडमेंट आर्टिकल 31C से जोड़ा गया, जिसमें प्रॉपर्टी राइट को अब सीमित कर दिया गया और DPSP को जो है पूरी तरीके से बढ़ावा दिया गया। तो इसमें इसके बारे में बात की गई है। 39वां 1975 का जो अमेंडमेंट हुआ वो किससे संबंधित है? तो वो प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया कि अब ये जो चुनाव होंगे इसमें जुडिशरी रिव्यू या सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस को दिखाता है, या यहाँ पे उसके पास इम्यूनिटी है, कुछ छूट है। तो ये 39 अमेंडमेंट जो है इसके बारे में बात करता है। जैसे जज बोले जांच चाहिए पर सरकार बोले कि हम ही खुद जज हैं। जैसे आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि हर चीज़ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के उस पर टसल करती है, चाहे वो जजों को रिप्रेजेंट करना हो या जजों से फेवर लेना हो या और सारी चीज़ें। तो आप लोग देखते हैं कौन कौन से केस हैं 39 अमेंडमेंट जो असंवैधानिक करार दिए गए। तो जो इंदिरा गांधी राजनारायण का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हटाया नहीं जा सकता कि नहीं एक बार कुछ तुमने कह दिया तो अब दूसरे लोग उस पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि तुम ही यहाँ के बास हो, दूसरों का कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब एक बार तुमने कह दिया कि हाँ ये चीज़ सही है तो बस वही सही है, फिर उस पर कोई बदलाव या कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो इंदिरा गांधी राजनारायण का केस है वो काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। 42 अमेंडमेंट में किस फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा असर पड़ा? तो 42 अमेंडमेंट में जो फंडामेंटल राइट है उसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पड़ा, जहाँ कोर्ट ने जो है फंडामेंटल राइट को कमज़ोर कर दिया, उसकी समीक्षा को जो है घटा दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। 44वां अमेंडमेंट 1976 में इमरजेंसी से जो चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट को, कौन सा फंडामेंटल राइट 44वां अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो अब सब लोगों को पता है कि राइट फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन जो आर्टिकल 22 है उसकी अवधि को घटा दिया गया, जिससे जो नागरिक स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा मिल सके। तो ये इसके ऊपर बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संविधान का संशोधन है जिसमें 9th शेड्यूल जोड़ा गया? तो जो 9th शेड्यूल है वो
फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जमींदारी जो पहले चीज़ें चली आ रही थी, जहाँ जमींदार को जो पूरा अधिकार रहता था, उसको एबॉलिश करके जो है जुडिशियल रिव्यूज बचाने 9 शेड्यूल में डाला गया, जिससे जो ये जमींदारी या पुरानी चीज़ें या एक्सप्लॉइटेशन है उसको एक इक्वालिटी के पैमाने पर नापने का ये एक बेहतरीन तरीका है, जिससे जो है प्रॉपर्टी का सही तरीके से डिवीजन हो सके और इक्विटेबल जस्टिस मिल सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। 9 शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू के दायरे में कब लाया गया, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा संशोधन है पार्लियामेंट का जिसमें फ्रीज कर के साइज पार्लियामेंट के साइज को फ्रीज करता है, मतलब पार्लियामेंट की जो साइज है उसको कम करता है। तो ये 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 84th अमेंडमेंट 2002 में आया, जिसमें सेंसस ने 2001 तक लोकसभा की जो सीट है उनको फ्रीज कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा संशोधन है जो ट्रिब्यूनल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जो 42वां अमेंडमेंट है वो 1976 में वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की नींव रखता है, जो आर्टिकल 323A से संबंधित है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन सा केस कहता है लॉ के दायरे में आता है, तो गोलकनाथ जो 1967 में क्या कहा गया था, तो गोलकनाथ में यही कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं बदले जा सकते, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो गोलकनाथ में यही कहा गया था कि अमेंडमेंट भी लॉ का पार्ट है, इसलिए आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं कौन सा केस है जिसमें 42वां अमेंडमेंट के कुछ भागों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। तो ये मिनर्वा मिल का केस है। 1980 में कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ चीज़ें हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहाँ एक हारमोनी बनाई जा सके डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। तो कौन सा संशोधन है डिलिमिटेशन ऑफ कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो 87वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया, जो सेंसस 2001 की थी उसमें डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जैसे किसी भी जगह से चुनाव लड़ना है तो जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें कम ज़्यादा करना, पॉपुलेशन के हिसाब से साइज को घटाना बढ़ाना, वही डिलिमिटेशन जो होता है कमीशन होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, तो एनजीएसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में कहा गया, तो एनजीएसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया स्क्वायरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, जो समाज में आर्बिट्रेरीनेस या स्टेट एक्सेसिव कंट्रोल ले लेगा या एग्जीक्यूटिव अनावश्यक करने लगी, तो कोई भी होना चाहिए ना जो, ताकि ये बेसिक स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ सोशल ऑर्डर सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, उथल पुथल ना हो, सिस्टम डिसबैलेंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा अमेंडमेंट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, तो ये 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कौन सा अमेंडमेंट इंडिया और बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़ा है, तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो इंडिया और बांग्लादेश के सीमा समझौता पे लागू किया गया 2015 में ये जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया।
कौन सा अमेंडमेंट है जो रिजर्वेशन इन द प्रमोट ऑफ रिस्टोर करता है, कि रिजर्वेशन का जो प्रमोशन है उसके बारे में बात करता है। तो 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो ST SC को प्रमोशन देता है ताकि उनको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी 358। अब किस संशोधन से एंटी डिफेक्शन ला आया। तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें 10 शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें MLA MP के जो पार्टी होपिंग पर लगाम लगाया गया। जैसे अब नेता खेत नहीं बदल सकते, मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो पार्टी बदल लो और नहीं तुम्हारी सीट चली जाएगी, फिर तुम दोबारा से आ नहीं पाओगे, चुनाव नहीं लड़ पाओगे, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। किस संशोधन में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो ये 79वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में, जिसमें आर्टिकल 229A जोड़ा गया, जिससे दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों बने। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं 73वां अमेंडमेंट 1992 में किससे जुड़ा है। तो 73वां अमेंडमेंट आप लोग जानते हैं पंचायती राज से जुड़ा है, जहाँ पार्ट 9 जो 243 से 243 वो जोड़ा गया, जिसमें पंचायत को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया। जैसे कि अब आप गांव की सरकार गांव के दरवाजे तक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि अब ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात हो रही है। 74वां अमेंडमेंट 1992 में किससे। तो ये म्यूनसिपालिटी से संबंधित है, जो पार्ट 9 है 243P से लेकर 243GZ जोड़ा गया। शहरों की भी सरकार अब कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। तो इसका मतलब यही, जैसे पार्षद है या म्यूनसिपालिटी के चुनाव होते हैं, ये सब चीज़ें हैं जिसमें मेट्रो प्लानिंग कमेटी बनाई जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड जितना काम है, जैसे वहाँ जिस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, जो पार्षदगी के चुनाव होते हैं, पार्षद बनते हैं, नगर पालिका वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में है, जिसमें आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य करता है। तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन है। कौन सा अमेंडमेंट नगर पालिका रिजर्वेशन वुमेन को बढ़ाता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं को आरक्षित कर दी गई, जिससे ग्रास रूट पे रिप्रेजेंटेशन हो सके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का युग आया, जहाँ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल तक हो सके, गांव देहातों में भी जो है लोग चुनाव लड़ सकें, डिसीजन मेकिंग बना सकें, पॉलिटिकल उनको वॉइस मिल सके, जेंडर जस्टिस को बैलेंस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है जिस फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ा गया। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ा गया वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 42वां अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया, जहाँ नागरिकों के जो कर्तव्य हैं उनको तय किया गया। देहाती स्टाइल यही है कि अधिकार के साथ थाली में कर्तव्य भी परोसा गया। तो दोनों चीज़ें हैं कि अगर आपको राइट मिल रहे हैं तो आपकी कुछ ड्यूटी भी है। ऐसा नहीं कि बस आप राइट ले लें और ड्यूटी से आप अपना मुंह चुराएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो डाली गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त से जुड़ा है वो 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मिली है। लोकपाल एक्ट से ये अलग है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना वहीं से जुड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डाली गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कौन सा अमेंडमेंट है जो GST से जुड़ा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 है वो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाया गया, जो 2016 में
अमेंड किया गया, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स का रेवोल्यूशन आया, जहां गुड्स एंड सर्विस पे गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है वो टैक्स स्लैब निर्धारित किए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ही जो होता है वो यूनियन का अध्यक्ष होता है, और राज्यों के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर के सदस्य होते हैं, तो सब टैक्स वाले जितने लोग होते हैं एक टेबल पे चाय पीते हैं, वही जीएसटी काउंसिल है कि जितने भी टैक्स से रिलेटेड लोग हैं वो सब एक फाइनेंस मिनिस्टर को सारी जानकारी देते हैं। उसके जितने भी छोटे छोटे और सबऑर्डिनेट लोग हैं वही मिलकर जीएसटी काउंसिल बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं 102वां अमेंडमेंट 2018 किससे जुड़ा है? तो 102वां अमेंडमेंट जो है वो ओबीसी कमीशन से जुड़ा है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, जो आर्टिकल 338B में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब 103वां जो अमेंडमेंट 2019 है वो क्या करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। 103वां अमेंडमेंट 2019 जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन की बात करता है, जिसमें गवर्नमेंट ने 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखा है, जो आर्टिकल 15 सब क्लास 6 और 16 क्लास सब 16 क्लास 6 से बात करता है कि अब गरीबी भी पहचान बनेगी कि रिजर्वेशन आपको इकोनॉमिकली वीकर अगर आप हैं तो आपको प्रमोट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, आपकी सोशल स्टैंडर्ड लिविंग और सोशल चेंज करने के लिए गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कौन सा केस है जो 103वें अमेंडमेंट को अपहोल्ड करता है? तो 103वें केस का जो अमेंडमेंट है उसमें जो केस है वो जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में आया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को भी बेसिक स्ट्रक्चर के ये खिलाफ नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजीएसी की बात करता है? तो एनजीएसी जो कमीशन है वो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक बताता है, जो कोलिजियम की जगह आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट है पार्लियामेंट प्रिविलेज को स्पष्ट करता है? तो जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज के बारे में बातचीत की गई है वो कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पे जो इतने ऑप्शन है उसमें दिया नहीं है, जो 105 से लेकर 194 में, जिसमें प्रिविलेज सीधे तौर पे जो है बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यही से जो हमारे सेंट्रल में जो है 105 में दिया है और स्टेट गवर्नमेंट में 194 में दिया है। कौन सा अमेंडमेंट है जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में 6 शेड्यूल के बारे में बदला के बारे में बात करता है? तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो 10 साल के लिए एसटी एससी का रिजर्वेशन बढ़ाया है, लेकिन एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं उनको हटा दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें अमेंडमेंट जो है डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर से जुड़ा है? तो अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, जिसमें जो अब डिलिमिटेशन ये अमेंडमेंट नहीं अब एक एक्ट बन गया। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत ये चीज़ें जो हैं डाली गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अमेंडमेंट बिल जो है वो कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो कोई भी एमपी एमएलए जो है अमेंडमेंट बिल ला सकता है, वह प्राइवेट मेंबर बिल भी पॉसिबल है। तो ये आर्टिकल 368 है जो इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट मना कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है नहीं, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं है, उसे एसेंट देना ही पड़ेगा। उस तरीके से उसके ऊपर कहते हैं कि ये उसकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसको ये करना ही पड़ेगा। तो 91वां अमेंडमेंट 2003 किससे रिलेटेड है? तो जो दोनों एंटी डिफेक्शन को स्ट्रेंथ करने के लिए या PM7 की जो मिनिस्टर की लिमिट है उसको तय करने के लिए ये लाया गया,
जिसमें जो 91 अमेंडमेंट है, जिसमें डिफेक्शन और मिनिस्टीरियल साइज लिमिट है 15% तक की जो सीटें उनको तय कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है जो स्टेट ऑफ मिजोरम बनाता है? तो 53वां जो है 53वां अमेंडमेंट है जो 1986 में आया, जो मिजोरम को एक स्टेटहुड राज्य का दर्जा देता है और 371 आर्टिकल के तहत इसको जोड़ा गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट शामिल है? तो 101वां अमेंडमेंट, जिसमें जो जीएसटी केंद्र राज्य के बीच में एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स रेवोल्यूशन या फिजिकल कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और टैक्स का एक हम कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसमें जो टैक्स स्लैब है कितना जो दे एक प्रकार से कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों राज्य और सेंट्रल के बीच उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या सामंजस्य बनाने के लिए जीएसटी को लाया गया। अब हम लोग चलते हैं पहले संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में पहले जमींदारी एवोल्यूशन 9 शेड्यूल स्पीच लिमिट ये सब चीज़ें जो है ऑपरेशन में आई। संविधान पैदा हुआ 1950 में और पहले ही साल ये सब चीज़ें ऑपरेशन में ले आई गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं 7वां अमेंडमेंट 1956 किस बड़े बदलाव से जुड़ा हुआ है? तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के आधार पे जब स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया, भारत का नक्शा भाषाई आधार पे बनाया गया, तो उसी के बारे में ये बात करते हैं। कौन सा अमेंडमेंट है जो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को लाता है? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें एजुकेशन को स्टेट से हटाकर मतलब अब कंकरेंट में डाल दिया गया, क्योंकि अब सेंट्रल और स्टेट है जो जिनके पास दोनों हैं जो इस पे अपना कानून बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें लोकसभा को 5 से 6 साल कर दिया गया? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का किया गया। बाद में 44वें में फिर से इसको 5 साल कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फ्री लीगल एड जोड़ा गया? तो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें आर्टिकल 39 जोड़ा गया, जिससे गरीबों को जो है मुफ्त कानून की सलाह दी जा सके, क्योंकि कानून का रास्ता लंबा सही, पर अब गरीब खाली जेब से भी बिना भी उसको आसानी से जो है वो लीगल एड मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डाली गई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की संख्या तय करता है? तो इनमें से कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंचेज का जिक्र 145 सब क्लास 3 में है, ये अमेंडमेंट से तय नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित करता है? तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित होता हो। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को जो है घोषित किया गया, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। 2015 में सरकार ने नोटिफिकेशन से इसको जो है अमल में लाया। कौन सा अमेंडमेंट है जो ST/SC के रिजर्वेशन लोकसभा असेंबली को एक्सटेंड करता है 2030 तक? तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें 10 साल जो उनकी ST/SC का है उसको बढ़ा दिया गया, या उनकी असेंबली जो है रिजर्वेशन है लोकसभा में उसको आगे प्रमोट किया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा अमेंडमेंट है इसमें पार्लियामेंट प्रिविलेज और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो मॉडिफाई करता है? तो 194 में आप लोगों ने देखा है, इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है पर आर्टिकल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें जो लैंग्वेज है हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है? तो ए है 58वां अमेंडमेंट, जिसमें हिंदी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियली एथराइज वर्जन मानी गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं
कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। किस अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा विवादास्पद समय कहा गया कि सबसे ज़्यादा 42वां, क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी का समय था और यहाँ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, इसीलिए संविधान का जो फुल बॉडी मॉडिफिकेशन, पूरे शरीर की सर्जरी ही कर दी, इसलिए समस्याएं इतनी सारी क्रिएट हो गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ MCQ हैं जो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने आप दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।